नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पहले चरण के चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान में दरअसल कौन से मुद्दे हावी हैं, जनता का मिजाज क्या है, कौन से प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। क्योंकि अगर दावों की बात करें तो चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया अलायंस, दोनों के तरफ से जोरदार दावेदारी पेश की जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले चरण के मतदान में इस बार एनडीए को जबरदस्त झटका दिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा है क्या? आरजेडी के तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है, जबकि बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री मोदी सहित अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाला। इन तमाम लोगों ने अन्य जगहों पर जाकर के चुनावी सभा की है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि पहले चरण में होने वाले मतदान में किसका पलड़ा भारी होगा? मुद्दे स्थानीय होंगे या मोदी मैजिक काम करेगा? अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में कौन से मुद्दे हावी हैं और इस तरीके से किसकी जीत की संभावना ज्यादा दिखाई पड़ रही है, इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहा है एक पैनल, जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं कि ये जो अब महानुभाव हैं जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो हैं डॉक्टर संजय कुमार। जी हां, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और इकोनॉमिक्स के विद्वान भी हैं, राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं, पेशे से प्रोफेसर रहे हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं जैसी मेरी जानकारी रही है। तो जाहिर तौर पर राजनीति के पैरामीटर को समझने, उसकी व्याख्या करने में इनकी अपनी कह सकते हैं इनकी अपनी एक सूझबूझ है, जो कि आज हमारे साथ ये साझा करेंगे। तो आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक और पत्रकार हैं जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, वो बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग सीटों पर घूम रहे हैं। उनका क्या अनुभव है वो भी हमें बताएंगे, क्योंकि पहले चरण में होने वाली सीटों पर मतदान में कौन कितना भारी है। क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंद्रभूषण कुमार, वरिष्ठ पत्रकार जी। तो आप तीनों महानुभावों का टीवी 9 पर बहुत स्वागत है। इंद्रभूषण जी, मैं पहले आपके पास ही आना चाहूंगा जी, क्योंकि मेरी पिछली बार आपसे बात हुई थी, आप कह रहे थे कि आप जमुई में हैं, जमुई घूम रहे हैं, और चूंकि यहां पर मतदान होने जा रहा है कल, और जमुई से एक कंट्रोवर्सी भी, ताजा कंट्रोवर्सी आई कि चिराग को गाली दी गई। तेजस्वी यादव की सभा थी और उसमें मंच के पास से एक कार्यकर्ता, उसने गाली दी। और यह बात जिस तरीके से बीजेपी दलित अस्मिता के साथ जोड़ करके इसको देखने का प्रयास कर रही है, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव से ठीक पहले तमाम चुनावी हथकंडे को अपनाया जा रहा है। बड़ा सवाल यह उठता है कि चलिए हम जमुई से ही बात कर लें। जमुई में किसका पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है आपको, और वहां पर कौन से मुद्दे हावी दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि वहां पर यह बात भी कही जाती है स्थानीय बनाम बाहरी। हमने तेजस्वी यादव का भाषण सुना, वो कह रहे थे कि आपको जब काम पड़ेगा तो आप लोकल उम्मीदवार के पास जाइएगा या जिसका जमुई से कोई मतलब ही नहीं है उसके पास जाइएगा, वो तो जीतेंगे और चले जाएंगे बाहर, दिल्ली रहेंगे। इनका तो मायका भी यही है और ससुराल भी पास में है। जाहिर तौर पर वो अर्चना रविदास के लिए ऐसा कह रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि वहां स्थानीय वर्सेस बाहरी बड़ा मुद्दा है, या मुद्दा वहां पर राम मंदिर है, मोदी मैजिक है, प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कई कार्यक्रम हैं, योजना हैं, जिनकी वजह से लोग मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की होड़ में दिखाई पड़े। आपको वहां पर क्या दिखाई पड़ा, अपना अनुभव साझा करें आप। देखिए, थोड़ा सा आप वहां पहले अगर जाएंगे तो उस इलाके में जो राजद के 2 नेता हैं, विजय प्रकाश यादव और जयप्रकाश नारायण यादव, इन दोनों का वो क्षेत्र है।
और उन दोनों के चलते वहां अन्य अन्य जातियां बहुत प्रभावित रही। तो अभी क्या है कि जो जो अर्चना रविदास जो खड़ी हुई हैं, उनके पति मुकेश यादव, वहां अर्चना रविदास की छवि अच्छी है, वो घूम भी रही हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर अर्चना रविदास जीतेंगे तो फिर से जमुई में यादव का ही वर्चस्व होगा। ये उनका माइनस पॉइंट है। अरुण जी का माइनस पॉइंट है कि अरुण जी एकदम बाहरी हैं। अरुण जी अपने हैं आरा आरा क्षेत्र के, चिराग के बहनोई हैं, इसलिए लोग उनको वहां जान रहा है। लेकिन क्या है कि वो अर्चना रविदास के पति का यादव होना उनके लिए ज्यादा माइनस है बनस्पत की, अरुण का बाहरी होना। और इसी बीच के अंतर को पाटने के लिए तेजस्वी ने वहां 13 सभाएं की, चिराग भी लगातार वहां घूम रहे हैं। लेकिन जो सीन है लास्ट में, जो लोग बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं फिर से यहाँ यादव का राज नहीं आने देना है, ऐसे में हमको लग रहा है कि फिर वहां मोदी मैजिक चलेगा और अरुण जी अभी आगे हैं, पलड़ा उनका भारी है। हालांकि अरुण जी के पास कहने के लिए क्षेत्र में कुछ नहीं है, कुछ नए आदमी हैं, क्या कहेंगे। लेकिन चिराग का जो काम है, एफसीआई का वहां ऑफिस ले गए हैं, पासपोर्ट ऑफिस खोले हैं, केंद्रीय विद्यालय ले गए हैं, ये सब इशू को वो कह के गिना रहे हैं कि मैं भी आगे ये सब काम करूंगा। नहीं, लेकिन इंद्रभूषण जी, स्थिति यही है। जी हाँ इंद्रभूषण जी, मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री भी 4 तारीख को गए थे, अपनी चुनावी सभा का आगाज उन्होंने जमुई से ही किया है। क्या आप कोई मोदी मैजिक देख पा रहे थे? क्या चिराग फैक्टर ज्यादा हावी है या प्रधानमंत्री मोदी को फिर से लाना है, इसलिए स्थानीय वर्सेस बाहरी मुद्दा साइड हो जा रहा है और मोदी का चेहरा सबसे आगे दिखाई पड़ रहा है? क्या इस तरह की कोई बात दिखाई पड़ रही है? क्योंकि दूसरी बड़ी बात इन दिनों चुनाव में यह भी सुनाई पड़ रही है कि 17 साल बनाम 17 महीने, जो 17 महीने में नौकरियां दी गई हैं, आरजेडी उसका खूब क्रेडिट ले रही है। युवा तेजस्वी यादव के प्रति आकर्षित भी हैं, उनको लग रहा है कि नौकरियां अगर लेनी हो तो तेजस्वी यादव बेहतर नेता है। इन तमाम मुद्दों के बीच में कौन सा मुद्दा सबसे ऊपर आपको नजर आया जमुई में, और इस वजह से आप कह रहे हैं कि अरुण भारती के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? पहला इशू है मोदी का जो मैजिक है, वो अनाज है, गैस सिलेंडर है, ये सब तो वहाँ इशू है ही। लेकिन ज्यादा बड़ा इशू है कि फिर से यादव का वहां साम्राज्य नहीं लाना है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं तो अर्चना रविदास की छवि अच्छी है, पढ़ी लिखी है, भागलपुर की पढ़ी लिखी औरत है, लेकिन उनके पति का यादव होना ये उन पर भारी पड़ जा रहा है। दूसरा क्या है कि विजय प्रकाश और जयप्रकाश नारायण यादव के जो परिवार है, वो भी नहीं चाहता है कि यहाँ से बाहरी आके जीत जाए ताकि हमारी राजनीति खत्म हो जाए। तो जो पार्टी का जो अंतर विरोध है वो भी वहां दिख रहा है। पार्टी का अंतर विरोध है वो भी दिख रहा है, लेकिन एक बात बहुत मार्के की है, वहां पर यादव 3.5 लाख हैं और मुस्लिम 2.5 लाख हैं। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो जाए तो ये तकरीबन 6 लाख हो जाते हैं। और अगर हम राजपूत की बात करें तो 2 लाख, भूमिहार 1 लाख, पासवान 1 लाख, रविदास 80,000, ब्राह्मण 50,000, कायस्थ 30,000। इसका मतलब प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, इसका मतलब क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव में सिंपल कास्ट इक्वेशन काम करने नहीं जा रहा है, उसमें कटिंग अक्रॉस द कास्ट लाइंस लोग वोट करेंगे। ये देखते हुए वोट करेंगे जमुई में कि प्रधानमंत्री का सुयोग्य उम्मीदवार कौन है। अगर इस बार हम अपना वोट डालें तो प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम जातिगत दृष्टि से देखें तो माई वोटर्स तो आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, और अर्चना रविदास उनकी भी संख्या 80,000 है। ये तीनों के मत ही काफी हो जाते हैं अर्चना रविदास को जीत दिलाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से इंद्रभूषण जी बता रहे हैं कि ये सारे फैक्टर्स हावी दिखाई पड़ रहे थे, इसका मतलब साफ है कि चिराग पासवान द्वारा किया गया काम, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, उनके द्वारा लागू की गई योजनाएं, ये सारे भी काफी अहम हैं। इसलिए जमुई में अरुण भारती भले ही बाहरी हो, लेकिन ये फैक्टर सर चढ़ करके बोल रहा है और इसलिए लड़ाई वहां पर जबरदस्त है। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां की जनता के बारे में वेल नोन है
कि वह राजनीतिक रूप से सजग है। तो राजनीतिक रूप से सजग होने का क्या अर्थ होता है? वह मत के महत्व को समझता है, चुनाव का अर्थ समझता है, सत्ता और सत्ता को बदलने का अर्थ समझता है, तभी तो उसे जागरूक कहा जाता है। नहीं तो जागरूकता का अर्थ क्या होगा? वह यह भी जानता है कि राष्ट्रीय चुनाव और स्थानीय चुनाव में फर्क होता है। आप चाहें ना चाहें, हम चाहें ना चाहें, देश का चुनाव धीरे धीरे प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ जा रहा है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जरूर है, यह सच जरूर है कि जो एमपी चुने जाएंगे वो आपस में मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, लेकिन सच उससे भी बड़ा यह है कि पहले से प्रधानमंत्री का पद घोषित हो चुका है, या जहां घोषित नहीं हुआ है वहां से लोग जानते हैं कि अगर ऑपोजिशन जीतेगा तो उसमें किसकी सबसे अधिक संभावना है प्रधानमंत्री बनने की। तो देश में यह जो सरकार, यह जो चुनाव हो रहा है, उसमें जनता आमतौर से यह जानती है कि उसे किसे प्रधानमंत्री बनाना है। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और अगर इस दृष्टि से देखें तो स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी का पलड़ा भारी है। ये ऑपोजिशन पार्टीज वाले भी समझते हैं और अंदर से मानते हैं इस बात को, लेकिन इसका यह कहीं मतलब नहीं है कि जाति और अन्य जो स्थानीय फैक्टर्स है पूरी तरह गौन। सवाल गौन होने का नहीं है, सवाल है वेट क्या है, किस फैक्टर का कितना महत्व है, यह आपको तय करना पड़ेगा। कभी भी एक फैक्टर किसी आउटकम को डिटरमिन नहीं करता, कई फैक्टर्स वर्क करते हैं, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर क्या है? डोमिनेंट फैक्टर मेरी राय में, जो मेरी समझ बनती है, मैंने इसकी सीमा है, मैंने कल भी आपसे कहा कि मेरी समझ की बहुत कमियां हैं, सीमा है। मैं मानता हूं कि आज राष्ट्रीय सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश का नेतृत्व कौन करेगा? देश की सिक्योरिटी का सवाल उठता है, राष्ट्रीय सवाल में सिक्योरिटी का सवाल है। आपने बहुत बड़ी बात कर दी। आपने जब यह कह दिया कि राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं, मतलब आपने इशारा कर दिया, और जब राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे तो लोकल मुद्दे गौन हो जाएंगे या लोकल मुद्दों की महत्ता कम पड़ जाएगी। राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे तो स्थानीय नेतृत्व की तरफ लोग कम देखेंगे। राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे तो निश्चित तौर पर जाति पाति का समीकरण उतना प्रभावशाली नहीं होगा। डॉक्टर संजय, बड़ा सवाल यह है कि अगर हम कैंपेन के लिहाज से भी देखें तो इंद्रभूषण जी एक बहुत बड़ी बात कह गए कि अर्चना रविदास पढ़ी लिखी हैं, भागलपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, उनका इमेज अच्छा है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके पति यादव है और यादव फिर से सत्ता में आ जाएगा, मतलब उनके हाथ में जमुई की सत्ता आ जाएगी। ये किसी को मंजूर नहीं है, दूसरी जाति को मंजूर नहीं। तो क्या माना जाए कि एंटी यादव गोलबंदी अभी भी वहां पर दिखाई पड़ रहा है? इसका मतलब तमाम पिछड़े अति पिछड़े जाति के लोग एंटी यादव की तरफ वोट करेंगे, इस तरह का इक्वेशन समीकरण अभी भी बिहार में हावी है? क्या यह माना जाए? क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को A to Z बनाने की कोशिश की है, टिकटों का बंटवारा भी उस लिहाज से किया गया है। क्या उनके द्वारा किया गया ये प्रयास, अगर हम इंद्रभूषण जी की बात माने, तो वो रंग लाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है जमुई में, अगर हम इस तरीके से देखें तो? देखिए पंकज जी, मैं यह महसूस कर रहा हूं कि आज भी जो नीतीश कुमार सारी सीमाओं के बाद, कमियों के बाद, प्लस माइनस जो है सत्ता का, आप जानते हैं, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी जो उनका कोएलिशन था, जाति के संदर्भ में भी उनकी क्या थी यूएसपी? फर्स्ट, जो आरजेडी डिस्पेंसेशन का, लालू राबड़ी रेजीम का डेफिसिट्स जो था, वो दो मुख्य डेफिसिट था। एक गवर्नेंस डेफिसिट था, मतलब शासन का
और आज भी जनता पूरी तरह यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर लालू जी का रेजिम आएगा तो गुड गवर्नेंस नीतीश के स्तर का मिलेगा, ये मानने के लिए चलिए, तैयार मैं चाहूंगा प्रोफेसर साहब अब डॉक्टर संजय आए, जरा इस बात का जवाब दें जो सवाल मैंने उनसे पूछा है। जी, तो ए टू जेड की बात करना और ए टू जेड के तरफ एक्ट करना दोनों दो चीजें। कल भी हम लोग बात किए थे, 3 फैक्टर है अगर इस चुनाव को देखा जाए। एक फैक्टर तो है जिसमें राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा हावी होता है, राष्ट्रीय जो राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, सुरक्षा का मामला है। जो दूसरी बात होती है वो राज्य का मामला होता है कि विकास की किरणें वहां कितनी पहुंच पाई, केंद्र और राज्य मिलकर के उस क्षेत्र का विकास कितना किया। लेकिन जो चीजें जाकर के ठहर जाती है, जो तीसरी चीज वो जातीय समीकरण पर ठहर जाती है। इस सच्चाई को मैंने देखा है, मैंने स्वीकार किया है। और मैं बताता हूं आपको कि आज भी एक एंटी यादव समीकरण काम करता है, न जाने क्यों। लगता है कि अगर फिर से ये मजबूत होते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं से प्रभावित होंगे। अभी आप जातीय आंकड़ा बता रहे थे ना कि 3.5 लाख यादव और 2.5 लाख मुस्लिम मिलकर के करीब करीब ये पहुंच जाते हैं 6 लाख। 4 लाख वहां अति पिछड़ा है जमुई में, 16-17 लाख मतदाता है जिसमें 4 लाख अति पिछड़ा है। और अति पिछड़ा को चुप्पा वोटर कहा जाता है, वो वोकल नहीं है। जिस तरह से अगर आप सैंपल सर्वे करवाइएगा तो बाकी अगड़ी जाति के लोग, यादव जाति के लोग, कुशवाहा जाति के लोग वो अपनी राय बताते हैं कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, मोदी मेरे पसंद हैं, या स्थानीय मुद्दे पर हम वोट करेंगे, या तेजस्वी हमारे चेहरे हैं। लेकिन ये जो चुप्पा वोटर हैं वो वोकल नहीं होते, वो चुपचाप जाते हैं और मतदान के दिन अपना वोट कास्ट करके चले आते हैं। तो अर्चना रविदास जहां स्थानीयता का बोध जरूर करा रही है, लेकिन उनके पति का यादव होने का घाटा उनको सीधे सीधे होते हुए दिख रहा है। और इसकी वजह से बाकी जातियां गोलबंद हो जा रही। और जब गोलबंद होती है तो जो अर्थमेटिक आप बता रहे थे कि इस अर्थमेटिक में तो अर्चना रविदास मजबूत दिख रही हैं, फिर वो अर्थमेटिक घूम करके आ जाता है अरुण भारती की तरफ। और अरुण भारती फिर वहां मजबूत दिखने लगते हैं, चूंकि उनकी केमिस्ट्री बनने लगती है कि भाई नेशनल प्रोस्पेक्ट में मोदी, वेलफेयर स्कीम्स जनता तक कैसे पहुंची, चिराग का भरोसा, चिराग एक नया चेहरा जो एक युवा चेहरा के तौर पर बिहार में स्थापित हो रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर जो हैं जब अर्चना रविदास के खिलाफ और अरुण भारती के पक्ष में आता है तो वहां पर अरुण भारती मजबूत दिखते हैं। इन सवालों के बाद भी कि जमुई जितना बेहतरी की राह की उम्मीद कर रहा था उतना जमुई वो छू नहीं पाया। वो आज भी जमुई में कोई उद्योग धंधा नहीं है, आज भी जमुई में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अभाव दिखता है। कुछ दिन पहले तक जमुई नक्सलवाद से प्रभावित था, इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो स्थानीय मुद्दा और राष्ट्रीय मुद्दा ये दोनों का जब कॉकटेल बन रहा है उसमें अरुण भारती को एज मिलते हुए जमुई में दिख रहा है। ये कॉकटेल दिखाई पड़ रहा है। मैं इंद्रभूषण जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जमुई के अलावा और भी आप कुछ जगहों पर गए होंगे, क्या राम मंदिर का कोई असर दिखाई पड़ता है? क्योंकि मैं लोगों से बात करता हूं तो कहते हैं कि नहीं, राम मंदिर का भी असर है। दरअसल बहुत सारी महिलाएं इस बात को लेकर के चर्चा करती हैं कि भाजपा ने राम मंदिर बनाया है, पर क्या राम मंदिर एक मुद्दा हो सकता है जिसकी वजह से लोग बीजेपी के तरफ वोट कर सकते हैं? भले ही ये कोर्ट के फैसले से बना हो, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के बीजेपी को वोट मिलता हुआ बिहार में आपको दिखाई दिखता है कि कोई बड़ा वर्ग है पहले फेज के चुनाव में, खासतौर पर इन 4 जगहों पे जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां मोदी मैजिक है, उनके द्वारा लागू की गई योजनाएं भी हैं, साथ ही साथ क्या आप राम मंदिर को भी मुद्दा के तौर पर आप देख रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं
क्योंकि गया में जीतन राम मांझी राम के खिलाफ बोला करते थे। कहा जा रहा है कि उनके विरुद्ध गुस्सा है, और वो गुस्सा इस तरीके से है कि प्रधानमंत्री को गया पहुंच करके कहना पड़ रहा है कि यहां से जीतन राम मांझी नहीं बल्कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो कहा यह जा रहा है कि किसी तरीके से जीतन राम मांझी जीत जाएंगे, लेकिन हार की अगर कोई मतलब मार्जिन कम होने की अगर कोई वजह है, या कड़ा टक्कर होने की कोई वजह है, या जीतन राम मांझी हार भी जाते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी होता है, तो उसकी बड़ी वजह होगी राम के खिलाफ जीतन राम मांझी का बयान, जो वहां की जनता के दिलो दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि यहां से जीतन राम मांझी नहीं बल्कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। देखिए, राम मंदिर को बने हुए 3 महीने हो गए, तो राम मंदिर एक इशू है जो सामाजिक समीकरण में, जिनको निचले तबका कहा जाता है, उन महिलाओं में ये है कि राम जी को मोदी ही लाए, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अभी के चुनाव में वो जो लहर जनवरी में थी राम मंदिर को लेकर, वो लहर अभी नहीं है, ये बात सही है कि मोदी मैजिक है ना, वो है कहीं ना कहीं निचले में। माने आप कितना भी समझा ले उनको कि स्थानीय है, लोकल है, जो पहले चरण का जो 4 चुनाव और उसमें सबसे टफ चुनाव गया में ही है, सेकंड टफ जमुई में है, नवादा में और औरंगाबाद में खास लड़ाई नहीं है। लेकिन क्या है कि मोदी के नाम पर चारों उम्मीदवार जीत जाएंगे, तो आप कोई दो मत नहीं। आप ये मान मोदी का राम मंदिर भी है, मोदी का अनाज भी है, मोदी का गैस भी है, मोदी का कई इशू है, मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोलना भी है, और मोदी का ये कहना कि हम सबको जेल भेजेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, भ्रष्टाचार का पैसा है उन लोगों से लेके जनता में बांटेंगे, ये कई इशू है। मोदी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो आप पहले चरण के चारों लोकसभा क्षेत्र में मान रहे हैं कि मोदी सबसे बड़ा फैक्टर है, स्थानीय मुद्दा हावी नहीं हो पा रहा है। जो आरजेडी है वो इस कोशिश में जरूर लगी हुई है कि वो कहे कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, वो सारे वादे आपके कहां गए, आप विपक्षी पार्टियों को तंग कर रहे हैं। क्या ये सारे मुद्दे हावी होते किसी लोकसभा चुनाव में आपको नहीं दिखाई पड़ा? ज्यादातर मतदाता मोदी के कारनामों पे ही भरोसा कर रहे हैं, उनके सोशल वेलफेयर स्कीम पर ही भरोसा कर रहे हैं। आप देखिए, जिस दिन तेजस्वी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, तेजस्वी यादव जी ने, उस दिन उन्होंने कहा कि मैं 1 करोड़ लोग नौकरी दूंगा, पहली कैबिनेट में इसे अपना काम शुरू करूंगा, 15 अगस्त को 1-1 लाख सब महिलाओं को पैसा दूंगा। लेकिन लोग कहना है कि तेजस्वी प्रधानमंत्री थोड़े ही बनने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के बनने वाले मोदी ही हैं, और उनके खिलाफ जो राहुल है, उन्होंने कहा कि मैं मात्र 30 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। बात होती है, वो सब भी होती है बात होती। ये चुनाव तो प्रधानमंत्री का है, ये चुनाव तेजस्वी यादव का थोड़ा ही है। तेजस्वी यादव का चुनाव होगा तो जब आएगा तब उनको देखा जाएगा विधानसभा में। तो आपके कहने का मतलब यह है कि इस लोकसभा में भी, चुनाव में भी, मतलब तीसरे लोकसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। क्या प्रोफेसर साहब आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि आप भी कई लोगों से मिलते जुलते होंगे, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि मोदी फैक्टर ही सबसे बड़ा फैक्टर है? मोदी के नेतृत्व में ही ज्यादातर लोग भरोसा दिखा रहे हैं, और यही बड़ी वजह होगी कि पहली फेज में एनडीए को बढ़त मिलेगा। क्या इसकी संभावना आपको दिखाई पड़ रही है? देखिए, जहां तक मोदी का सवाल है, मोदी का अर्थ क्या होता, मोदी का मतलब क्या? इफेक्टिव लीडर। और आप आज कहिए या कल की बात कीजिए, इतिहास में उठा के देख लीजिए, इंदिरा जी इमरजेंसी को छोड़ दीजिए, ऑपोजिशन भी उनकी इज्जत क्यों करते थे? क्योंकि उनको एक इफेक्टिव लीडर के रूप में लोगों ने देखा था, जिनके बारे में सोच थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने भी हिम्मत के साथ इंडियन पोजीशन को रख सकती थी। तो आप, ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग अंतर्राष्ट्रीय
परिप्रेक्ष्य में चीजों को नहीं देखते, देश और देश के बाहर भी देखते हैं। आज जो लोग चुनाव में हैं वो अब कौन सा व्यक्ति है जो देश को इफेक्टिव लीडरशिप दे सकता है, देश के अंदर और देश के बाहर। तो एक तो लीडरशिप की क्वालिटी होती है। सेकंड, मोदी आज के डेट में हिंदू रिवाइवलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसके लिए माइल्डेस्ट वर्ड यूज किया, मोर रिस्पेक्टेबल कल्चरल रिवाइवलिज्म की बात करते हैं। आज लोग महसूस कर रहे हैं कि जो हिंदू समुदाय के लोग पहले डिफेंसिव में थे और कुछ दूसरी पार्टियों ने उनको डिफेंसिव में रखा था वोट बैंक पॉलिटिक्स में, वो रिवाइव कर रहा है। और मोदी उस रिवाइवल के इस फेज में सबसे बड़े प्रतीक हैं। ये रिवाइवल उन्हीं के कारण हुआ है ऐसा नहीं है, इसकी शुरुआत हो चुकी थी राम मंदिर के आंदोलन के साथ, लेकिन आज उस रिवाइवल, उस दृष्टि से भी आपको देखना पड़ेगा। और तीसरा, जो आपने वेलफेयर स्कीम्स की बात की, आप इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वेलफेयर बड़े पैमाने पर लोगों को राहत पहुंचा रहा। 5 किलो अनाज और अन्य बातें जो जा रही हैं, गैस कनेक्शन, स्वच्छता अभियान, ये जा रही हैं। इसके साथ ही जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि क्राइसिस के बाद भी वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी सिर्फ सरवाइव नहीं की है, 7+ % ग्रोथ अचीव करना कोई साधारण बात नहीं है। महंगाई की आप जितनी भी बात कीजिए, लेकिन डेट अगर फिगर देखिएगा तो महंगाई कंट्रोल में है। जो लेवल है महंगाई का कंपेयर कीजिएगा तो कंट्रोल में है। इसका ये मतलब नहीं कि गरीब लोगों पर उसका असर नहीं पड़ रहा है। जहां तक रोजगार का सवाल है, ये रोजगार की जो बात जो लोग कर रहे हैं हास्यास्पद कुछ हद तक है। किस रोजगार की बात करते हैं उसको एग्रीगेट कीजिए ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल सेक्टर। तेजस्वी आज जॉब की बात कर रहे हैं, कहां से जॉब क्रिएट होगा? अरे ऑफिशियल सेक्टर में, सरकारी दफ्तरों में कितने लोगों को जॉब दिया जाएगा? बिहार की बेरोजगारी की समस्या केवल वही नहीं है कि सरकारी दफ्तरों और स्कूल और कॉलेज में शिक्षकों की जो वैकेंसी है वो भरी जाएगी, वो जरूरी है, उससे राहत मिलेगी। लेकिन सवाल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। बिना बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन का जॉब कहां क्रिएट होगा? एग्रीकल्चर पर ऑलरेडी सरप्लस मैन पावर है, तो इसकी कोई रूपरेखा तो देते नहीं लोग। सीधे जॉब जॉब जॉब, कहां से जॉब, ये सवाल उठेगा। लेकिन यह स्वाभाविक है कि कुछ युवक जो पढ़े लिखे हैं और जो कुछ वैकेंसी सरकारी दफ्तरों में है और स्कूल कॉलेज में है, उसमें जो बहाली होगी उससे कुछ राहत मिलेगी और ये कुछ लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग बेरोजगार हैं, क्या उन्हें आप सरकारी दफ्तरों में रोजगार देंगे? क्या वो स्कूल के टीचर बन जाएंगे, कॉलेज के टीचर बन जाएंगे? यह कहना गलत होगा। रोजगार की बड़ी संभावनाएं तभी पैदा होगी जब बिहार की इकोनॉमी के संदर्भ में आप देखेंगे तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन की कोई योजना ऑपोजिशन के पास भी नहीं। थोड़ा बहुत नीतीश कुमार जितनी कमियां गिना लीजिए, आज भी जैसा मैंने कहा था, जो लालू जी का 2 ग्रेट डेफिसिट था, गवर्नेंस डेफिसिट, शासन प्रशासन का कमजोर होना, दूसरा जो प्राइमरी फंक्शन, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एजेंडा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लालू जी के रिजिम में गॉन ही नहीं था। उन्होंने कहा मेरा ये एजेंडा ही नहीं है। आज तेजस्वी रिवाइव करने की कितने भी कोशिश करें, चलिए, जनता को समय लगेगा उन पर विश्वास बिल्कुल करने का। बिल्कुल जनता को आपने बड़ी खूब भारी है। आपने बड़ी खूबसूरती से कहा कि तेजस्वी कितनी भी बात कर लें, लेकिन जो उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है उनके पिता का, उसको देखते हुए जनता को उन पर पूरे तरीके से भरोसा करने में वक्त लगेगा। पर डॉक्टर संजय, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। यह सच बात है, क्योंकि जिस तरीके से नैरेटिव सेट भी किया जाता है, यह सवाल मैं इंद्रभूषण जी से भी पूछूंगा। तेजस्वी जी के लिए यह कहा जाने लगा है कि रोजगार के वो पर्याय बन गए। 17 महीने में उन्होंने वो कर दिया जो भाजपा 17 साल में नहीं कर पाई, भाजपा और जेडीयू की सरकार। और नौकरी देने का पूरा क्रेडिट तेजस्वी और उनकी पार्टी खुद के लिए ले रही है। क्या यह वर्क करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है? मेरा एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि कल ही तेजस्वी की सभा में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई।
कंट्रोवर्सी इस नाम पर हुई कि उनकी सभा में चिराग पासवान को गाली दे दी गई और वो वीडियो, वो विजुअल बड़े जोर से वायरल हो रहा है। देखिए, पहले फेज में 2 जगह चुनाव है, एक गया में है और दूसरा जमुई में है। दोनों सुरक्षित सीट है। गया से कुमार सर्वजीत पासवान, पासवान समाज से आते हैं। ऐसे में अगर चुनाव से ठीक पहले, एक दिन पहले अगर इस तरह का विजुअल वायरल होता है तो आपको नहीं लगता कि ये आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकता है? दलितों की अस्मिता से जोड़ करके बीजेपी के स्टार प्रचारक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, वो आरजेडी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और गया में जीतन राम मांझी के जीत का रास्ता प्रशस्त कर सकता है, आसान कर सकता है। यह मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नहीं, दोनों सवाल आपके बड़े ये हैं। पहले सवाल पर मैं आता हूं कि जो आपने पूछा कि ये जो नौकरी वाली बात है कि 17 महीने बनाम 17 साल जो तेजस्वी जी कर रहे हैं। देखिए, नौकरी के लिए ठीक है, एक माहौल, एक दबाव बना सकते हैं, लेकिन नौकरी तो जब रिक्तियां होगी तो वो तो फाइनेंस से परमिशन मिला होगा, कैबिनेट की बैठक हुई होगी, उसके बाद फिर एडवर्टीजमेंट निकला होगा और मुख्यमंत्री के सिग्नेचर से ही अगर बीपीएससी के माध्यम से ही नौकरी मिली तो उसमें तो तेजस्वी जी को श्रेय कैसे जाता है? डिप्टी सीएम जैसा कोई पद नहीं होता है, पद होता है मंत्री। ठीक है, एक ऑनररी डिप्टी सीएम जैसी चीज बना दी जाती है। तो तेजस्वी जी का दबाव हो सकता है, तेजस्वी जी का प्रयास हो सकता है, लेकिन तेजस्वी जी ने नौकरी दिला दी, ये बात तो खुद हजम नहीं होता है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते, फाइनेंस इसके लिए अनुमति नहीं देती, कैबिनेट में इसकी बैठक नहीं होती, बीपीएससी इतना तुरंत स्फूर्त गति से रिक्तियां निकाल करके और परीक्षा लेकर के परिणाम नहीं देती तो नौकरी मिल जाती। ऐसा संभव नहीं है, उसमें सब लोगों का योगदान है, लेकिन हाँ, तेजस्वी जी इसको अपने हिस्से में लाने की बात कर रहे हैं। इनकी दोनों बहनें भी कर रही हैं। जब सवाल पूछा गया इनके मैनिफेस्टो को लेकर के कि भाई 1 करोड़ नौकरी आप कैसे देंगे, तो ये कहते हैं कि जैसे 4 लाख हमने 17 महीने में दिया। इसको ये कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कि 4 लाख जैसे दिया वैसे हम 1 करोड़ देंगे देश स्तर पर। खैर, ये हाइपोथेटिकल चीज है। दूसरी चीज, जो दूसरा सवाल आपका है, वो सवाल है 14 साढ़े 14 करोड़ की आबादी का बिहार हो गया। ठीक बात है कि जब तक आप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे इस बिहार में, पलायन को नहीं रोक पाएंगे। जब तक आपके पास कोई ठोस नीति नहीं बनेगी, वो चाहे एग्रो बेस्ड नीति बने, चाहे माइन बेस्ड नीति बने, चाहे वो स्किल बेस्ड नीति बने, चाहे सर्विस सेक्टर की नीति बने, जब तक आपके पास कोई ऐसी नीति नहीं बनेगी, न आप नौकरी दे पाएंगे न रोजगार दे पाएंगे। कुछ रिक्तियों को भर देने से अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं हो जाता है, ये हम लोग खूब समझते हैं और जनता भी समझती है इसको। हाँ, ठीक है, बहुत दिनों से शिक्षकों की नियुक्ति नियोजन के आधार पर हो रही थी। इस बार इन्होंने बीपीएससी के आधार पर जो परमानेंट शिक्षकों की नियुक्ति की है, इसका श्रेय तेजस्वी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो गाली देने की बात आप कर रहे हैं कि जिस तरह से वो जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये सवाल तेजस्वी जी से भी पूछा गया और इसका जवाब उन्होंने इस रूप में वो दे रहे। मैंने भी सोशल मीडिया पर ही देखा कि भाई मेरी सभा में कौन क्या गाली दे रहा है, हम कैसे इसको रोक सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति है। आपकी सभा में गाली देने वाले लोग तो पहुंच रहे हैं, और अगर गाली देने वाले लोग पहुंच सभाओं में गाली दे करके, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पासा पलट सकता है। यहाँ तो चुनाव के 30 घंटा पहले कोई एक ऐसी घटना होती है और जो फ्लोटिंग वोटर और न्यूट्रल वोटर हैं उनका मिजाज बदल जाता है, गोलबंदी हो जाती है, ध्रुवीकरण शुरू हो जाता है। तो निश्चित रूप से अगर वो वीडियो जो इनकी सभा में किसी ने भी गाली दी, अगर वो पहुंच जाता है लोगों तक, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। इसका फायदा गया के चुनाव में भी हो सकता है और इसका फायदा जमुई के चुनाव में भी हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कालखंड देखा है बिहार के लोगों ने, जब इस तरह की चीजें हुआ करती थी। अपहरण, अपराध,
और वो जो सामूहिक नरसंहार उसका गवाह बिहार रहा है। और वो दृश्य जैसे ही लोगों के मन मिजाज में आता है, वो लोग फिर से एक बार घबरा जाते हैं। और वहां पर नीतीश कुमार जी को क्रेडिट तो जरूर जाता है कि उस कालखंड से बिहार को इन्होंने निकाला है। तो नीतीश कुमार और मोदी, अगर बिहार के स्तर पर नीतीश कुमार जो बड़े मुखर हैं और लोगों के बीच में जाकर के आश्वस्त कर रहे हैं कि क्या फिर 2005 के दौर में आप लौटना चाहते हैं, वही मोदी कह रहे हैं कि कब तक ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार की गोद में आप पलते बढ़ते रहिएगा। ये लोगों को जब सत्ता दीजिएगा तो परिवारवाद को बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। और ये चीजें लोगों को कनेक्ट कर रही है। इस वास्तविकता को समझना होगा। जो हमारे भी लोग हैं जिनसे मेरी बातें होती हैं, तो ये बात कनेक्ट करता है लोगों को। तो इसका असर तो दिख रहा है। अब परिणाम आने दीजिए तो इसका असर दिख रहा है। इंद्रभूषण जी, आपके पास भी इनपुट्स होगा। कल की जो घटना है उसको लेकर के जमुई में क्या रिएक्शन है? और दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि गया में तो उम्मीदवार कुमार सर्वजीत पासवान है और चिराग पासवान की मां को गाली दिया जा रहा है। आप क्या देख पा रहे हैं कि इन दो जगहों पर इस तरह का विजुअल खास तौर पर सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है और उसमें लिखा जा रहा है कि देखो अभी आरजेडी का शासन आया नहीं है, उससे पहले किस तरह की गाली इन लोगों ने देना शुरू कर दिया है। इस तरह का लिखा हुआ विजुअल वायरल हो रहा है। मैं कहता हूं कि चुनाव से पहले निश्चित तौर पर आरजेडी के विरोधी सक्रिय होंगे, फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उन्हें सफलता मिल गई तो आरजेडी को करारा नुकसान पहुंच सकता है। क्या कहते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पे जो व्यक्ति वो दौर 90 से 2005 का दौर नहीं देखा है, जो 2005 के बाद के हैं और जो वोटर हैं, उन लोगों को वो लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग वो दौर नहीं देखे हैं। अगर वो दौर फिर से आ गया तो क्या होगा, ये डराया जा रहा है। और आज भी सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा इशू वही है, लालू राज। इसीलिए ये कोई बड़ी घटना नहीं है कि अब मान लीजिए सभा में तेजस्वी जी भाषण दे रहे हैं, नीचे कोई गाली दे रहा है, जो भाषण दे रहा है वो आदमी उसको सुन भी नहीं सकता है। लेकिन जानबूझ के बीजेपी के लोग ऐसे इशू को बढ़ा रहे हैं ताकि उसका असर गया में पड़े। गया में जीत हार का मार्जिन कम है। हाँ। मांझी जी के प्रति लोगों में गुस्सा भी है। उस गुस्सा को पाटने और मांझी जी के पक्ष में वो फिर से अपने लोगों को लाने के लिए वो चिराग वाले इशू का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसको चिराग पासवान भी उसको इसलिए ज्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि उनका जो मार्जिन है जमुई में वो बढ़ जाए। मैं वही कह रहा हूं कि पॉलिटिकल रंग जरूर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चिराग का स्टेटमेंट आया है कि मेरे सामने तेजस्वी के परिवार को कोई गाली देता तो मैं मुंहतोड़ जवाब देता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी सुन कहाँ रहा है। मान लीजिए कि नीचे में कोई गाली दे रहा है, आप जनसभा में अभी जाते होंगे, हम भी जाते हैं, इतना गैदरिंग, इतना हल्ला रहता है कि जो मंच पर है वो नीचे वाला का सुन कहाँ रहा है। लेकिन ठीक है, अब वो तो गाली दे रहा है तो मेरे लिए वो इशू है। और तेजस्वी के साथ दिक्कत है कि वो भी अगर बात करके इसको कंडेम करते कि नहीं उन्होंने गलत कहा है, नहीं कहना चाहिए था, वो भी उससे पीछे हट रहे हैं कि हमने सुना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो वो भी इशू बनाने में सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, अब हम आते हैं औरंगाबाद और गया में। क्या आपको औरंगाबाद में मिनी चित्तौड़गढ़ ढहता हुआ नजर आ रहा है? माफ करिएगा, औरंगाबाद और नवादा की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह लालू प्रसाद ने कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को उतारा है, एक नया प्रयोग किया है। औरंगाबाद में अभय कुशवाहा कितने मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं आपको? क्या मिनी चित्तौड़गढ़ का किला ढह जाएगा? और जहां तक श्रवण कुशवाहा का सवाल है, तो अगर दोनों तरफ से देखा जाए, एनडीए के तरफ से भी बागी उम्मीदवार गुंजन सिंह कहा जा रहा है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, और इधर राजबल्लभ यादव के भाई खड़े हैं विनोद यादव, वो आरजेडी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। अब सवाल उठता है कि दोनों सीट पर आप किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं, क्योंकि आप हर जगह घूम कर आए। देखिए क्या है ना, नवादा में विवेक जी बहुत एग्रेसिव नहीं है और उतने कोई, अब क्या बताएं, हमारे केवल मोदी के नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी उतना मजबूत नहीं है। लेकिन राजबल्लभ यादव के परिवार का विरोध उनके लिए सबसे बड़ा फायदा है। और उन दोनों की लड़ाई ये है
कि श्रवण कुशवाहा बालू वाले काम करते हैं और राजबल्लभ गिट्टी वाला काम करते हैं। राजबल्लभ परिवार से वहां 20,000 की आबादी जीती है बालू वाले धंधे में। तो राजबल्लभ जी ये अपने यादव वोटरों में ये मैसेज फैलाने में काफी हद तक सफल रहे हैं कि अगर श्रवण कुशवाहा जीत गए तो ये जो यादवों का जो वर्चस्व है, जो यादवों का धंधा है, यादवों की राजनीति, वो पूरी प्रभावित होगी। ऐसे में मेरा मानना है कि श्रवण जी वहां पीछे हैं। औरंगाबाद की हम बात करें तो औरंगाबाद में सुशील जी या उनके फादर का जो इमेज है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सुशील जी को वहां जो पठान मुस्लिम है वो भी पोल करते हैं, उनके फादर को भी पोल करते थे। सुशील जी का जो मैनेजमेंट है वो अद्भुत है। सुशील जी वहां नक्सलियों के साथ भी रहते हैं, सालों भर साथ रहते हैं। तो सुशील जी के मैनेजमेंट के आगे अभी अभय जी का मैनेजमेंट कमजोर है। हालांकि अभय जी बैकवर्ड फॉरवर्ड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक होता नहीं दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि औरंगाबाद और नवादा एनडीए के लिए बनस्पत, जमुई और गया सेफ है, बहुत सेफ है। अच्छा, क्या आप सहमत हैं डॉक्टर संजय? मैं आपसे पूछना चाहूंगा खास तौर पर तब जब नवादा में गुंजन सिंह भी मैदान में हैं, दूसरी तरफ राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव भी हैं। कहा यह जा रहा है कि जो आरजेडी के एमएलए हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब नहीं, जो विनोद यादव है उनके साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप कुछ इंद्रभूषण जी कहना चाह रहे हैं? मैं वहां से घूम के आया हूं। वहां ये प्रचारित है, वहां एक वासलीगंज क्षेत्र है, वहां पर साइबर क्राइम बहुत बहुत अधिक है, माने वो जामताड़ा की तरह है। तो लोगों का कहना है कि वो गुंजन जी उन लोगों से जुड़े हुए हैं और साइबर क्राइम वालों ने उनको फाइनेंस करके आगे किया। तो ये वहां प्रचारित है कि गुंजन जी राजद की तरफ से मतलब आगे बढ़ाए गए हैं, इसलिए गुंजन जी का कहीं कोई प्रभाव दिख नहीं रहा। अच्छा, जो तो मैं मतलब देख के आया, इसका मतलब गुंजन जी उतना बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जितना कि विनोद यादव श्रवण कुशवाहा को नुकसान पहुंचा देंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? निश्चित जी, यही है सच्चाई, मतलब जो हम देख के आए। डॉक्टर संजय, आप सहमत हैं औरंगाबाद और नवादा की स्थिति को लेकर के? और एक बड़ा दिलचस्प बात इन्होंने कहा कि सुशील सिंह को पठान भी वोट करते हैं, मुस्लिम आबादी वहां पर 8.5% है और एससी महादलित की आबादी 19% है। राजपूत और यादव को विनिंग फैक्टर माना जाता है। राजपूत कंसोलिडेट होगा खासतौर पर औरंगाबाद में, क्योंकि उसको लगेगा मिनी चित्तौड़गढ़ का किला ढह जाएगा। और दूसरा एक फायदा राजपूतों को मिल सकता खासतौर पर सुशील सिंह को, बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर निखिल कुमार को नहीं उतारा गया, इसलिए राजपूतों का डिवीजन नहीं होगा। 2.25 लाख वोटर वहां पर भी हैं। ऐसे में आप औरंगाबाद और नवादा की स्थिति क्या देखते हैं? नहीं, पहले हम लोग औरंगाबाद को देख लें तो औरंगाबाद में बिल्कुल आजादी के बाद से 1952 के बाद से दल जो रहे, लेकिन अगर जाति की बात की जाए तो राजपूत जाति के ही एमपी वहां से जीतते रहे हैं अभी तक। पिछली बार एक भी प्रयोग किया गया था, उपेंद्र प्रसाद को हमसे टिकट दिया गया था, लेकिन वो भी हार गए थे चुनाव, और वो मार्जिन अच्छा खासा मार्जिन था, 60-70 हजार का मार्जिन। इस बार फिर वो प्रयोग किया गया है, लेकिन सुशील सिंह की एक जो स्वीकार्यता है और निखिल बाबू को टिकट नहीं मिला, इसको लेकर के एक नाराजगी है, तो एक कंसोलिडेशन तो दिख रहा है वहां, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, जो सम्राट चौधरी जाति से कुशवाहा है, ये दोनों जगह का टास्क सम्राट चौधरी को दिया गया है, औरंगाबाद और नवादा दोनों। क्या सम्राट चौधरी कुशवाहा के वोट को दिलवा पाएंगे एनडीए में? चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी है और डिप्टी सीएम भी है। अगर कुशवाहा वोट को वो ट्रांसफर नहीं करा पाते हैं सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी के लिए भी एक चुनौती है। बगल में काराकाट में है उपेंद्र कुशवाहा, क्या उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा वोट को ट्रांसफर करा पाते हैं? ठीक है, 2.25 लाख ही कुशवाहा है, लेकिन क्या उस कुशवाहा वोट को ट्रांसफर करा पाते हैं? ये एक अपने आप में चुनौती है। दूसरी चीज, जो चेहरे की बात है, सुशील सिंह थोड़ा मिलनसार स्वभाव के हैं। वो पठान का वोट हो, भूमियार का वोट हो, पिछड़ा का वोट हो, अति पिछड़ा का वोट हो, दलित का वोट हो, इनके चेहरे का एक्सेप्टेंस हर जगह है।
अभय कुशवाहा जाति से जरूर है, लेकिन इनके जो कुछ वीडियो वायरल हुए थे, इनको लोग जिस तरह से जानते हैं, चूंकि ये कोच टिकारी से चुनाव हार गए थे, विधानसभा का चुनाव पिछली बार, और इनको फिर एक बार लोकसभा का कैंडिडेट बना दिया गया। तो कल तक जेडीयू में थे और एकाएक ये आरजेडी में आए और कैंडिडेट बन गए आरजेडी से। ये तो आरजेडी में थे भी नहीं। तो कैंडिडेचर के नाम पर भी अभय कुशवाहा उतने मजबूत नहीं दिखते हैं। और तीसरी चीज कि चुनाव के पहले प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद में जो सभा की थी, अभी आदित्य योगी ने सभा की है वहां औरंगाबाद में, तो एक मैसेज इन लोगों ने दिया है कि क्या इस मिनी चित्तौड़गढ़ को आप बचाइएगा या एक वैसे व्यक्ति के हाथ में दे दीजिएगा जो व्यक्ति को देख लीजिए उनका क्या चरित्र रहा है, क्या चेहरा रहा है, क्या चाल रहा है। तो ये एक सवाल है। जहां तक नवादा की बात है, इंद्रभूषण जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि वो गिट्टी और बालू की प्रतिस्पर्धा है विनोद यादव वर्सेस श्रवण कुशवाहा में। अब विनोद यादव के साथ आरजेडी के 2 एमएलए हैं, एक एमएलसी हैं, और वो एमएलए तेजस्वी के मंच पर भी नहीं जाते हैं। नवादा में जब तेजस्वी की सभा होती है तो उस मंच पर भी वो नहीं जाते हैं। मतलब सीधे सीधे राजबल्लभ यादव नवादा में ये बताना चाहते हैं कि नवादा में आज भी मेरा प्रभाव है, मेरा प्रभुत्व है। मेरे परिवार को टिकट काट करके, और इतने चिढ़ गए थे तेजस्वी कि नालंदा की सभा में आकर के उनको बोलना पड़ा कि अब तो वही लड़ेंगे नवादा से, परिणाम जो। मतलब वो राजबल्लभ यादव से चिढ़े हुए थे। बिल्कुल। तो नालंदा में डॉक्टर संजय आपने अपनी बात कह दी। नवादा और औरंगाबाद को लेकर के बिल्कुल पिक्चर साफ कर दिया। प्रोफेसर साहब, एक लाइन में जवाब चाहूंगा, क्या इन 4 लोकसभा क्षेत्र में आप 4:0 देख रहे हैं या 2:2 देख रहे हैं या 3:1 देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप परिणाम? पहली लाइन जो मैं इसके अलावा कहना चाहता हूं कि आप और हम जब विश्लेषण करते हैं तो आम तौर से कैंडिडेट की जात की बात सिर्फ करते हैं। आज केवल कैंडिडेट की जात ही नहीं होती, पार्टी की भी जाति होती है। कुछ पार्टी है जो कुछ खास जाति का प्रतिनिधित्व करती है, इस बात को हम मत भूलें। और स्वाभाविक रूप से जब वोटिंग होती है तो केवल कैंडिडेट की जाति नहीं देखी जाती है, यह देखी जाती है कि कौन सी पार्टी हमारी जाति का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए, थोड़ा फर्क उस विश्लेषण में आता है, नंबर 1। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न का सीधा जवाब है, मैं समझता हूं कि 4 सीटों पर इस बात की मुझे अधिक संभावना लगती है कि एनडीए 4 सीट जीत जाएगी। चलिए, लेकिन कम से कम 3 सीट समय की सीमा को हम लोग पार कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा अब समय नहीं बचा है। प्रोफेसर साहब आपका, इंद्रभूषण जी आपका, डॉक्टर संजय कुमार आपका, आप तीनों महानुभावों का तहे दिल से शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।